पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस पढ़े थे और प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस पढ़े थे। तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपसे कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए भी हैं या नहीं समझ में आए। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही अपने माइक को अनम्यूट करके फिर मुझे जवाब देगा। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस में प्रिंसिपल नंबर 2 है, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? सौरभ, झरना, आप बताओ। सर आपने कौन सा प्रिंसिपल पूछा है? अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सर जैसे वो अपने ना मतलब कोई है साथ में जो है अपना जिससे हम डील कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की। कोई और बताना चाहे वो बताए। किसी को भी नहीं आ रहा? चलो छोड़ो, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर मैं दोबारा से उनको, आप रिकॉर्डेड वर्जन जो मैं अपलोड करूंगा उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 4 पूरा इसी के ऊपर बेस करता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको आगे चलकर बड़ा मसला होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन को अनशेयर करके ठीक है। अब प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस और प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स का एक टॉपिक है। जिस वक्त आप अपने क्लाइंट के साथ या अपने कस्टमर के साथ जो भी आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है उसके साथ जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आपको कहता है लिसन। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका क्लाइंट है उसकी बात को अच्छे से सुनना है कि आपका क्लाइंट आपसे चाह क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई टू फोकस ऑन स्पीकर्स वर्ड्स। जो भी वो बंदा बोल रहा है आपको उसके वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना कि फॉर्मुलेटिंग योर रिस्पॉन्स टू दोज वर्ड्स, कि आपने उसकी आधी बात सुनकर और उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे दिया। जब आप आधी बात सुनकर क्लाइंट की अपनी तरफ से अपनी एक अजम्पशन बना लेंगे तो फिर आप तो उसकी रिक्वायरमेंट को सही से गेट नहीं कर पाएंगे और फिर जब आपका प्रोजेक्ट बनेगा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो प्रिंसिपल नंबर 1 जो है कम्युनिकेशन का, वो ये कह रहा है कि आपको उसकी बात अच्छे से सुननी है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है? सिंपल लफ्ज में आपको लिखा हुआ है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। लिसन, ट्राई टू फोकस ऑन स्पीकर वर्ड्स। आपने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो क्या चाह रहा है, उसके दिमाग को आपने समझना है। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 2 के अंदर आपके पास है प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। जब आप उससे कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप वहीं बैठकर सोचें कि मुझे इससे क्या पूछना है, बल्कि आपने जब आप ये कम्युनिकेशन को भी प्लान करना पड़ता है। तो जिस वक्त आप उसके पास जा रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए उससे पहले आप अपने क्वेश्चंस वगैरह एक लिस्ट डाउन कर लें कि ये सवाल मुझे करने हैं, इन इन तरीकों से मैं ये सवालों को पूछूंगा ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। एट द एंड आपको ये ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई चीज़ मिस हो गई है कि आपने ये चीज़ पूछनी थी और आप ये भूल गए पूछने के लिए, क्योंकि आपने वो लिस्ट डाउन किए हुए होंगे सवाल। तो ये पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रिपेयर होकर जाना है आपको जब आप कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो अनक्लियर होती हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। फिर कस्टमर से भी आप ये जो क्वेश्चन वगैरह बनाकर जाएंगे तो आप वो क्वेश्चन भी इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि कस्टमर उनका जवाब बहुत आसानी से दे सके।
ठीक है, कस्टमर को भी समझ में आ जाए कि ये बंदा मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पर आपको एब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ये जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि एब्स्ट्रक्शन क्या है, तो एब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज को इंतहाई सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कि हम एब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन सवाल नहीं बनाने हैं कि आपके कस्टमर को कुछ समझ में ही ना आए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर लें जो कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले बंदे को ही समझ में आती है। तो आपने एज सिंपल एज पॉसिबल अपने क्वेश्चंस को बनाना है, जिसके अंदर तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो आप लेना चाह रहे हैं कस्टमर से वो तमाम की तमाम प्रेजेंट होगी, और कस्टमर फिर आपको आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप लेना चाह रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो पहला प्रिंसिपल आपको कह रहा है कि आपने उसकी बात अच्छे से सुननी है जो भी आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन करने से पहले आपने उस कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर होना है। आपने क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन करना है, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर है वो आपने लिस्ट डाउन करनी है कि ये चीज़ें मुझे अपने कस्टमर से लेनी है। इस तरह करने से आपके पास कोई चीज़ मिस नहीं होगी और एट द एंड आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट आप में आएगी। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल नंबर 3, समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। इसका मतलब ये है सिंपल के हर कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही बंदे ये काम कर रहे होंगे। मे बी आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके क्लाइंट होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा हो। मे बी 4 लोग हों, 5 लोग हों, इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। इसके अलावा जो डेवलपर्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे वो भी जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा काम कर रहा हो। ठीक है, तो जितने भी लोग आपकी टीम के अंदर हैं वो तमाम के तमाम इस कम्युनिकेशन का पार्ट होंगे। अब उन सब में से कोई एक लीडर आपके पास होना चाहिए जो आपके पास चीजों को मैनेज करेगा, चीजों को एक डायरेक्शन में लेकर चलेगा। ऐसा नहीं हो कि एक स्टेक होल्डर अपनी बात अलग कर रहा है, दूसरा स्टेक होल्डर अपनी बात अलग कर रहा है और उनको मैनेज करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो ये प्रिंसिपल कह रहा है कि समवन शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी। एवरी कम्युनिकेशन every communication meeting should have a leader, a facilitator, to keep the conversation moving in a productive direction, ताकि हम अपनी मीटिंग को एक ही डायरेक्शन में लेकर चलें। ऐसा नहीं हो कि एक बंदा कुछ बात कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे टॉपिक को लेकर बैठ गया, तीसरा बंदा तीसरे टॉपिक को लेकर बैठ गया। जब इस तरह आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आप कभी भी एक फाइनल रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपके पास एक लीडर होना चाहिए जो पूरी की पूरी मीटिंग को फैसिलिटेट करेगा, हर पॉइंट को एक एक करके वो डिस्कस करेगा, प्रोडक्टिव डायरेक्शन के अंदर आपकी चीजों को लेकर चलेगा। दूसरा बंदे का काम क्या होगा, टू मेडिटेट एनी कॉन्फ्लिक्ट दैट डज अकर। अगर बीच में कोई झगड़े वाली बात आ जाती है, यानी दो बंदे, दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो उनको किस तरह डील करना है वो उस बंदे का काम होगा जो आप यहाँ पर लीडर अपना चूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स के बीच में नहीं आना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि टू इंश्योर दैट अदर प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, कि जो दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके पास प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस के अंदर हमने पढ़े थे या अभी हम कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स में पढ़ रहे हैं, ये तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स भी फॉलो किए जा रहे हों। ये उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये जो बंदा होगा आपका जो फैसिलिटेट करेगा आपको, इसके अंदर 3 चीजें इसको ध्यान में रखनी होंगी कि एक तो वो प्रोडक्टिव डायरेक्शन के अंदर आपकी मीटिंग को लेकर चले, दूसरा वो कोई कंफ्लिक्ट दो रिक्वायरमेंट के बीच में नहीं आने दे, और तीसरा वो ये इंश्योर करे इस बात को कि जितने भी प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल नंबर 4, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट। इसके बारे में हम बहुत अच्छी खासी बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल बेस्ड कम्युनिकेशन। तो अगर आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो मिस होने वाली होती हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आप दो बंदे जब आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनके बीच में एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है, वो एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आगे चलें तो प्रिंसिपल नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजंस। अब उस मीटिंग के अंदर, उस कम्युनिकेशन के अंदर ऑब्वियसली आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि हमें ये काम इस तरह करना है, तो आपने क्या करना है, उनको लिस्ट डाउन करते चले जाना है।
ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को लिस्ट डाउन नहीं करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टेक होल्डर नंबर 1 है, उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दी, आपने उसको वर्बली सुन लिया है, आपने उसको लिस्ट डाउन नहीं किया है, और फिर आपने बस ये अपने दिमाग के अंदर अजम्पशन बना लिए कि ये काम मुझे इस तरह करना है। कल को जब आप वो काम करके उसको देंगे तो हो सकता है कि वो जो स्टेक होल्डर है वो आपको ये कह दे कि भाई मैंने तो ये रिक्वायरमेंट आपको बोली ही नहीं थी, मैंने तो कुछ और कहा था, आपने ये गलत काम कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट से, इस झगड़े से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी उस कम्युनिकेशन के अंदर डिसीजन आप ले रहे हैं उनके आप नोट्स बना लेते हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ताकि कल को कोई ऐसी बात ना हो कि जो बात हमने कही थी ये वैसा नहीं हो रहा, जो बात हम करना चाह रहे थे, जो काम मैं करवाना चाह रहा था आपने उस तरह काम नहीं किया। इस तरह की जो बातें होती हैं वो तकरीबन खत्म हो जाती हैं जब आप अपने डिसीजन को, जो भी उस कम्युनिकेशन के अंदर बातचीत हो रही है, उसको आप पॉइंट की फॉर्म के अंदर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इससे आपके पास कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद है स्ट्राइव फॉर कोलेबरेशन। कोलेबरेशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि आपस में मिलकर काम करने का मतलब होता है कोलेबरेशन। तो स्ट्राइव फॉर कोलेबरेशन का मतलब ये है कि जितने भी लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल हैं वो सब के सब आपस में मिलकर एक कलेक्टिव चीज के ऊपर बात करें, एक कंबाइंड नॉलेज के ऊपर बात करें। ऐसा नहीं हो कि एक बंदा अपने हिसाब से बात कर रहा है, दूसरा बंदा अपने हिसाब से बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना। तो वो जो बंदा है जिसको आप फैसिलिटेटर कह रहे हैं, उसका यही काम हमने अभी डिस्कस किया था कि उसका ये काम है कि वो आपकी कम्युनिकेशन को एक ही डायरेक्शन में लेकर चलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या कोशिश करनी है कि सब लोग आपस में मिलकर काम करें, सब लोगों का एक बात के ऊपर इत्तेफाक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है प्रिंसिपल नंबर 7, स्टे फोकस्ड। आपने क्या करना है कि जब एक बात हो रही है तो आपने उसी बात के ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं हो कि एक बंदे ने एक चीज को डिस्कस करना शुरू किया है और आप दूसरी तरफ से अपनी एक नए टॉपिक को लेकर शुरू हो जाए। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि एक ही बात के ऊपर स्टे फोकस, अपना फोकस को स्टे रखना है। मॉड्यूलाइज मॉड्यूलराइज योर डिस्कशन। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस वाला, कि आप अपने काम को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे आइटम्स का हमने एक अलग मॉड्यूल कंसिडर किया था, एक बिल वाला अलग कंसिडर किया था, और उसके बाद हमने क्या था वो रिपोर्ट्स वाला जो है वो अलग कंसिडर किया था। तो इस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन को भी मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि पहले हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, फिर हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, फिर हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। जब आप अपनी ये कम्युनिकेशन को या अपनी मीटिंग को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको एक मॉड्यूल पर एक वक्त में आप फोकस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे मॉड्यूल पर फोकस करेंगे, तीसरे मॉड्यूल पर फोकस करेंगे। इस तरह करने से क्या होगा, आप एक ही डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक बंदा कुछ बात कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ बात कर रहा है, ऐसा आपके पास नहीं होगा। तो प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है कि स्टे फोकस्ड। आप एक वक्त में एक ही चीज के ऊपर बात करें, एक से ज्यादा चीजों पर बात ना करें, वरना फिर यहाँ पर एम्बिग्यूटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 8 आपके पास कहता है कि इफ समथिंग इज अनक्लियर, अगर कोई बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप उसका डायग्राम बनाकर भी उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सचुअल बेस्ड चीज को समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, टेक्निकल बंदों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो इस तरह के काम कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका क्लाइंट होता है उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। तो एक जब हम टेक्सचुअल बेस्ड चीज को देखकर चीज समझते हैं और जब हम एक पिक्चर को देखकर या एक डायग्राम को देखकर अपनी चीज को समझ रहे होते हैं तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। तो अगर कोई चीज आपको अनक्लियर है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप डायग्राम्स की मदद से भी उस चीज को वहां पर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 9, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये 3 पॉइंट्स है इसके अंदर कि वंस यू अग्री टू समथिंग, ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज पर अग्री करते हैं तो आगे मूव कर जाइए। ठीक है, आपका क्लाइंट के साथ आपने एक सॉरी क्लाइंट ने एक बात आपके सामने रखी, आपने उसके ऊपर अग्री किया, यानी यहाँ पर आपने एक चीज के ऊपर अग्री हो गए हैं दोनों, तो फिर आप आगे मूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद है कि इफ यू कांट अग्री टू समथिंग, फिर भी ये कह रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन मीटिंग जो आप कर रहे हैं वो एक लिमिटेड टाइम की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सारा दिन बैठकर एक दूसरे को वो अपनी बात आपके सामने रखें, आप अपनी बात उसके सामने रखें।
तो इस तरह आप सारे दिन मीटिंग नहीं चल सकती है। अगर आप किसी चीज पर अग्री हो जाते हैं तो भी आप आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव कर जाएंगे। अगर आप किसी बात के ऊपर अग्री नहीं हो पा रहे हैं तब भी आप आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। आगे की तरफ यहाँ पर मूव होने से क्या मतलब है कि जब आप एक पॉइंट को छोड़कर जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है अभी, जब आप आगे की तरफ मूव हो जाते हैं तो मे बी जो आप, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 पॉइंट्स है टोटल, आपने पहले पॉइंट को अग्री कर लिया, आप मूव ऑन कर गए दूसरे पॉइंट पर, दूसरे को आपने अग्री कर लिया, आप मूव ऑन कर गए, तीसरा पॉइंट अभी क्लियर नहीं है, आप क्लाइंट की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों को अभी यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि इस पॉइंट पे क्या करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ तीसरे पॉइंट के ऊपर ही बैठकर अपनी पूरी मीटिंग का टाइम खत्म कर दें, बल्कि आप क्या करेंगे, आप चौथे पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। चौथा, पांचवा, छठा, जब आप इस तरह के पॉइंट सारे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे तो क्या होगा कि मे बी उन बातों में जो आप चौथे पॉइंट से शुरू करेंगे, आपका जो तीसरा पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। तो ऐसा ये नॉर्मली होता है कि एक रिक्वायरमेंट से दूसरी रिक्वायरमेंट खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप किसी बात पर एग्री कर जाते हैं तब आप मूव ऑन करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी बात पर एग्री नहीं हो पा रहे हैं तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप आगे की तरफ मूव हो जाएं, फिर उस पॉइंट को आप थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे दोबारा, जब काफी दूसरी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। If a feature or function is unclear and cannot be clarified at the moment, मूव ऑन। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर आप कोई मतलब टेक्नोलॉजी टर्म्स की यहाँ पर बात इन्होंने की है, अगर आप कोई फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, जो क्लियर नहीं है, तब भी आप क्या करेंगे, आगे मूव ऑन कर जाएंगे। जब आप आगे मूव ऑन करेंगे तो मे बी आगे वाली बातों की वजह से वो वाला पॉइंट जो अनक्लियर था वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल नंबर 10 आपको कह रहा है नेगोशिएशन इज नॉट अ कॉन्टेस्ट और गेम। नेगोशिएशन, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, ये कोई गेम नहीं है कि आप ये कहें कि मतलब मैं उस क्लाइंट से ज़्यादा मुझे नॉलेज है, मैं उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को जानता हूँ। ये कोई गेम आप यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं कि आप जीत जाएंगे और आप उसको हराना चाह रहे हैं, या वो जीत जाएगा आप वो आपको हराना चाह रहा है। ये जो नेगोशिएशन है, इट वर्क बेस्ट व्हेन बोथ पार्टीज विन। ये तभी आपके पास काम करेगा जब दोनों पार्टीज जीत जाएंगी। ठीक है, तो दोनों पार्टीज जब एक बात के ऊपर एग्री करेंगी तभी आपके पास से नेगोशिएशन काम की होगी। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्लाइंट कुछ और बात कर रहा है और आप उसकी कुछ और बात को समझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो काम होगा वो एम्बिगुअस काम होगा, आपके पास रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो नेगोशिएशन कोई कॉन्टेस्ट या कोई गेम नहीं है जिसमें आप एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि जब इसके अंदर दोनों पार्टी जीतती हैं तब जाकर आपका काम अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन प्रिंसिपल थे। ये जो हाईलाइट हुई हुई है चीज़ें, अगर आप इनके मतलब को अपने दिमाग के अंदर समझ लेंगे तो फिर आपको उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेसन, कि आपको प्रिंसिपल नंबर 1 लेसन, कि आपने अपने कस्टमर की बात को अच्छे से सुनना है। कम्युनिकेशन करने से पहले आपने प्रिपेयर होकर जाना है, आपने क्वेश्चनर वगैरह बनाने हैं, क्या क्या आपने क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह क्वेश्चन करने हैं, इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना है। कोई ना कोई बंदा उस पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा, उसको ओवरऑल मैनेज करेगा कि सारी बातें एक फ्लो के अंदर चलनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 4 आपके पास कह रहा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है ये बेस्ट होती है। प्रिंसिपल नंबर 5 कह रहा है कि जितने भी आपके पास डिसीजंस आप ले रहे हैं उनके आप नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है, ताकि कल को कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कल को कोई झगड़ा ना हो कि इस बात के ऊपर कि हमने ये बात कही थी आपने ये नहीं किया। ठीक है, स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन, आपने सबने साथ मिलकर काम करना है। ऐसा ना हो कि आप ग्रुपिंग कर लें कि दो बंदे अलग बात कर रहे हैं, दो बंदे अलग बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने मिलकर एक चीज को डिस्कस करना है कि अब इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। स्टे फोकस्ड, आपने ऐसा नहीं हो कि आप एक टॉपिक से बाउंस होकर दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, बल्कि आपको आप अपने काम को, अपने कम्युनिकेशन को मॉड्यूल्स पे डिवाइड कर देते हैं, फिर उन मॉड्यूल्स को एक एक करके आप डिस्कस करते हैं, तो इस तरह आपका फोकस जो है वो बना रहता है। प्रिंसिपल नंबर 8, अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो आप डायग्राम की मदद ले सकते हैं, कोई पिक्चर ड्रॉ करके। प्रिंसिपल नंबर 9, अगर आप किसी चीज़ पर एग्री हैं तो आप आगे मूव कर जाएं, अगर आप किसी चीज़ पर एग्री नहीं है तब भी आप आगे मूव कर जाएं। अगर कोई फीचर या कोई फंक्शन आपको क्लियर नहीं है तब भी आप आगे मूव कर जाएं। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 10 ये कह रहा है कि नेगोशिएशन इज नॉट अ गेम, इट वर्क्स व्हेन बोथ पार्टीज विन। ये जभी काम करेगा जब दोनों तरफ की पार्टीज एग्री करेंगी। तो होपफुली ये कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।
कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप लोग। सर जी जी, कौन बोल रहा? सर ये गाइड प्रिंसिपल आपने समझा, गाइड की एक्चुअल मीनिंग सर क्या है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका मतलब क्या है गाइड प्रोसेस का? सर वो कल वाला जो था ना उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, आवाज बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। सर आपने कल क्या बताया था ना गाइड प्रिंसिपल, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताना सर, तो आप प्रीवियस क्लास में बता रहे थे कल। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस और प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस में क्या फर्क है, ये पूछ रहे हैं? सर 3 और 4 बताएं। यस सर। यार शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। ये आप ये पूछना चाह रहे हो कि प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस में और प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस में क्या फर्क है, ऐसा ही है? यस सर। ये ठीक है, तो इसको दोबारा से सुन लो कि प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस, आपके पास फ्रेमवर्क को जब आप चूज कर रहे होते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल करना है सॉफ्टवेयर के लिए, उस वक्त जो प्रिंसिपल्स हैं, उस वक्त के जो उसूल बना दिए गए हैं, उनको आप यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस। जो आप प्रोसेस चूज करेंगे अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उस वक्त के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पास ये वाले होते हैं। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस, आपके पास वो वाले प्रिंसिपल्स होते हैं जब आप एक्चुअल में अपनी डेवलपमेंट को, एक्चुअल में अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर देते हैं, उस वक्त के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके पास प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस है। यानी जब आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, सिंपल टर्म्स के अंदर आप ये समझ लो कि जब आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, उस वक्त के जो प्रिंसिपल है, उस वक्त की जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस है। और जब आप काम शुरू कर देते हैं, कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, उस वक्त के जो प्रिंसिपल्स डिफाइन कर दिए गए हैं ऑलरेडी, वो वाले प्रिंसिपल आपके पास कहलाते हैं प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। और आज जो हमने पढ़े हैं वो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि जब आप दो पार्टीज के बीच में या क्लाइंट और डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होगी, वो किस तरह होगी। अब क्लियर है? हेलो सर, वो जो आपने 9 पॉइंट था, इसमें मतलब हर जितने भी पॉइंट्स हैं हमें उसमें आगे ही मूव करना है। जी, अगर आप एक चीज प्रिंसिपल के 9 ऊपर, सर। जी जी, अगर आप एक चीज के ऊपर एग्री कर जाते हैं तब भी आपने अगले पॉइंट के ऊपर मूव करना है। अगर आप एक चीज के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो बंदे आपस में कन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, तो भी आपने आगे मूव कर जाना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही चीज को लेकर कंटिन्यूसली अपने टाइम को वेस्ट करते रहें, ऐसा आपने नहीं करना है। बल्कि आपने क्या करना है कि आप आगे मूव कर जाएंगे। आगे मूव करने से फायदा ये हो जाता है कि जो बातें मिस हो रही होती है ना, वो मे बी आगे वाले पॉइंट्स क्लियर होने के बाद पिछली बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना कि आप एक ही पॉइंट के ऊपर स्टक होकर रह जाएं और आगे वाली चीज आपको क्लियर ना हो। ठीक है, ओके सर। और कोई? ये मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है, 1 मिनट रह गया है बस। ठीक है, बस क्लास को वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के बारे में भी बता दूंगा कि प्रैक्टिकल वर्क आपने किस तरह शुरू करना है। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं थ्योरेटिकल, वो तो चलती रहेंगी।